रात की खामोशी में कमरे की मध्यम रोशनी जल रही थी। अलीजे ने आंखें खोली तो पहला एहसास ये हुआ कि वो किसी मजबूत और गर्म हिसार में है। अदील का पूरा वजूद इसके साथ पेवस्त था। इसके एक भारी बाजू अलीजे की कमर के गिर्द लिपटा हुआ था, जिसने इसे अपने सीने से सख्ती से भींच रखा था, और इसकी गर्म सांसें अलीजे की गर्दन पर महसूस हो रही थी। वो गहरी नींद में था, मगर इसे नींद में भी इसकी गिरफ्त कमजोर नहीं हुई थी। अलीजे ने आहिस्ता से पलकें चिपकाई और जहन में रात के वो लम्हे ताजा हो गए जब अदील ने तमाम फासले मिटाते हुए इसे अपने करीब किया था। अदील ने इसे नाम लेकर पुकारा था, इस तरह जिसे पहले कभी नहीं पुकारा था। इसकी भारी आवाज में कोई मुतालबा नहीं था, सिर्फ एक सुकून था। तुम मुझसे डरती हो? इसने अलीजे के चेहरे पर झुकते हुए पूछा था। नहीं, अलीजे ने सीधा जवाब दिया, हालांकि इसकी धड़कनें अदील की इस कुर्बत पर तेज हो रही थी। तो फिर इतनी दूर क्यों हो? अदील ने कहते हुए इसके बालों में अपनी उंगलियां उलझाई और अलीजे की मुस्कुराहट देखकर वो खुद भी हंस दिया था। वो हंसी जो वो आमतौर पर दुनिया से छुपा कर रखता था, इसने अलीजे के गाल को छूते हुए अपनी गिरफ्त मजीद मजबूत कर ली थी, जैसे वो कोई इंतहाई कीमती चीज हो। आज के बाद तुम सिर्फ मेरी हो। अलीजे ने इसकी आंखों में देखा था, जहां कोई खेल या चालाकी नहीं थी, सिर्फ एक सच्ची ख्वाहिश थी। मैं पहले से तुम्हारी थी, इसने धीरे से कहा था, और अदील ने बिना कुछ कहे अपने लब इसके लबों पर रखकर यही अपना जवाब दिया था। अलीजे ने आंखें मूंद ली और इन यादों से इसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। फजर का वक्त था, इससे उठना था। वो अदील के इस मजबूत हिसार और इसके सीने से खुद को अलग करने लगी। तो अदील ने नींद में ये गहरा सांस लिया और इसके वजूद को मजीद अपने करीब खींचने की लाशौरी कोशिश की, लेकिन अलीजे ने नरमी से इसका बाजू सरकाया और बेड से नीचे उतरी। वो अदील के बेड के किनारे से गुजरते हुए वॉशरूम की तरफ बढ़ी थी कि तभी इसकी नजर साइड टेबल पर रखे अदील के फोन पर पड़ी। स्क्रीन जल रही थी और अंधेरे कमरे में एक नाम बार बार चमक रहा था, जिमल। अलीजे के कदम वहीं रुक गए, न लड़के का नाम न लड़की का, एक अजीब सा अनजाना सा नाम। इसने फोन की तरफ हाथ बढ़ाया, फिर रुक गई। जहन में भी अदील की वही सरगोशी गूंज रही थी। आज के बाद तुम सिर्फ मेरी हो। इतनी कुर्बत और इतने गहरे एतमाद के बाद वो इसे सुबह किसी शक को अपने दरमियान आने कैसे दे सकती थी? इसने अपना हाथ वापस खींच लिया। होंठों पर वही मान भरी मुस्कुराहट वापस आई और वो वॉशरूम की तरफ चली गई। वॉशरूम का दरवाजा खुला तो अलीजा ने सोचा कि अदील तो सो रहा होगा, मगर जैसे नजर उठाई अदील बेड पर टेक लगाए जाग रहा था और इसकी नजरें सीधी अलीजे पर थी। वो समझ गई कि अदील ने सब देख लिया। अदील ने कुछ नहीं कहा, बस अपना हाथ आगे बढ़ाया। अलीजे कदमों से इसके पास आई और जैसे ही बेड के किनारे बैठ गई, अदील ने इसे खींचकर अपने पास किया। अदील ने इसका चेहरा मोड़ा, आंखें मिलाओ मुझसे। लगता है मेरा फोन चेक करने का इरादा था। जब तुम वहां रुकी थी मैं तुम्हें देख रहा था। अलीजे के पास कोई जवाब नहीं आया। अदील ने अपने इससे करीब रखा। मैंने तुम्हें अपना कहा है अलीजे, इसका मतलब है कि मैं भी सिर्फ इसने तुम्हारा हूं। अलीजे के दिल में वो नाम को कोंदा की गिरफ्त से अपना चेहरा उठाया। आप मेरे अलावा किसी और से भी बात करते हैं? कमरे की फिजा बदल गई। अदील ने अलीजे को खुद से दूर किया और बेड से उठ खड़ा हुआ। तुमने मेरा फोन क्यों देखा? आवाज अभी कंट्रोल में थी, मगर नीचे गुस्सा उबल रहा था। अलीजे ने बिस्तर की चादर को मुट्ठी में भींचते हुए कहा, मैंने चेक नहीं किया, बस नजर पड़ गई कि कौन मैसेज कर रहा है। अदील ने कदम आगे बढ़ाया। नजर पड़ गई और तुम रुक गई। ये शक नहीं था तो और क्या था? अलीजे का गला भर आया। मैंने फोन हाथ में भी नहीं लिया, सिर्फ देखा कि कौन मैसेज कर रहा है। अदील का जब्त टूट गया और इसकी आवाज अचानक ऊंची हुई। रात को मेरे साथ इस बेड पर होती हो और सुबह को मेरा फोन चेक करती हो। ये इंसाफ है तुम्हारा? मैं तुम्हारे साथ अच्छा हूं, ये काफी नहीं है क्या? क्या ये काफी नहीं है तुम्हारे लिए? अदील का गुस्सा बढ़ रहा था। वो अलीजे के बिल्कुल करीब आया। अलीजे की आवाज कांप रही थी। आपने खुद कहा था कि अदील की ये शादी आपकी पसंद की नहीं थी। दादाजान ने कहा तो कर ली, तो आज रात जो हमारे दरमियान हुआ वो क्या था? बस वक्त गुजारना था। कमरे में सन्नाटा छा गया। अदील का पूरा वजूद गुस्से से तप उठा। इसने अलीजे को दोनों बाजुओं से दबोचकर अपनी तरफ झटका दिया। मैंने पूरे खानदान के सामने तुम्हारा साथ दिया था अलीजे, जब कोई तुम्हारी बात सुनने को तैयार नहीं था, और आज रात की इस कुर्बत के बाद तुम मुझसे ये सवाल पूछ रही हो। मुझे बहुत बुरा लगे, सच में बहुत बुरा लगे। इसने अलीजे को छोड़ा और पलटा। खिड़की के पास जा खड़ा हुआ। इसकी पीठ अलीजे की तरफ थी। अलीजे की धीमी सिसकी निकली। वो बेड से उठी और आहिस्ता आहिस्ता खिड़की की तरफ बढ़ी।
जहां अदील बाहर अंधेरे में घूर रहा था। अलीजा ने अपने दोनों हाथ अदील के कंधों पर रख दिए। अदील का वजूद एक लम्हे के लिए अकड़ गया, मगर वो पलटा नहीं। अदील, अलीजा ने अपनी पेशानी इसकी पीठ से टिका दी। इसके आंसू अदील के कंधे पर गिरे। मुझे माफ कर दे, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस इस्लाम को देखकर डर गई थी, मैं आपको खोना नहीं चाहती। अदील ने गहरा सांस लिया। वो घूमा और अलीजे को कमर से दबोचकर खिड़की के साथ लगा दिया। अदील का चेहरा अलीजे के चेहरे के बहुत करीब था। इसकी आंखें गुस्से से सुर्ख हो रही थी। डर गई थी। अदील की आवाज मध्यम मगर सख्त थी। तो तुम्हें लगता है कि अदील शाह किसी औरत के साथ रात गुजार कर सुबह से धोखा देगा? तुम्हें मेरी मोहब्बत पर, मेरी इस लम्स पर इतना ही भरोसा है अलीजे? इसने अपना एक हाथ अलीजे के चेहरे पर रखा और इसका अंगूठा अलीजे के लब पर फेरा। एक बार, सिर्फ एक बार मुझसे कह देती कि अदील मुझे जोमाइल के बारे में जानना है तो मैं अपनी जिंदगी तुम्हें खोल कर रख देता, मगर तुमने शक का रास्ता चुना। तुमने मुझसे पूछा ना कि रात को जो हुआ वो क्या था? वक्त गुजारना था। अदील ने अलीजे को अपने और करीब खींचा। तो सुनो अलीजे, अदील शाह जिस औरत को अपनी बाहों में लेता है इसे अपनी रूह में उतारे बगैर नहीं छोड़ता। तो मेरा वक्त नहीं, मेरी जिंदगी हो। और अगर अब भी तुम्हें शक है। इसने साइड टेबल से अपना फोन उठाया और अलीजे के हाथ में थमा दिया। तो ये लो, खोलो इसे, देखो इसमें क्या है, मिटाओ अपना शक। लेकिन याद रखना अलीजे, अगर आज इस फोन पर लॉक खुला तो अदील शाह के दिल का दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। अब फैसला तुम्हारा है। कमरे में फिजा बोझल हो चुकी थी। दोनों की तेज सांसों के अलावा कोई और आवाज नहीं थी। अलीजे के हाथ में अदील का फोन था जिसकी स्क्रीन अभी भी जोमाइल का नाम चमक रहा था और सामने अदील खड़ा था जो अलीजे के अगले कदम का मुंतजर था। अलीजे ने लड़ते हाथों से फोन वापस साइड टेबल पर रख दिया और अपनी नम आंखें उठाकर अदील को देखा। मुझे कुछ नहीं देखना अदील, मुझे आप पर भरोसा है, अलीजे ने धीमे से कहा, मगर इसके लहजे में अभी भी एक बोझ था जो इसके वजूद पर साफ दिखाई दे रहा था। अदील ने फोन को देखा और फिर अलीजे को। इसके चेहरे का सख्तपन कुछ मदम हुआ मगर वो खामोश रहा। इसी पल अलीजे को महसूस हुआ जैसे कमरे की फिजा घूम रही है। इसके सर में अचानक एक शदीद चक्कर आया और वो दिल बुरी तरह मतलाने लगा। वो बेड का किनारा पकड़कर वहीं बैठ गई। इसका चेहरा एकदम जर्द पड़ गया। अदील ने इसकी हालत देखी तो उसका सारा गुस्सा एक लम्हे में गायब हो गया। वो घबराकर फौरन इसके सामने घुटनों के बल बैठा और इसके ठंडे पड़ते हाथों को अपने हाथों में ले लिया। अलीजे, क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है? अदील की आवाज में अब साफ फिक्र थी। अलीजे ने कुछ कहने के लिए अपने लब खोले मगर सुस्ती और नकाहत इस हद तक बढ़ गई कि वो जवाब देने की बजाय वॉशरूम की तरफ भागी। अदील बाहर खड़ा बेचैनी से इसका इंतजार कर रहा था। जब अलीजे निढाल कदमों से बाहर निकले तो अदील ने इसे सहारा देकर बेड पर बिठाया और पानी का गिलास इसके लबों से लगाया। अलीजे ने 2 घूंट पिए और नफी में सर हिला दिया। पिछले चंद दिनों से सुबह के वक्त होने वाली ये हल्की फुल्की बेचैनी अब अलीजे को एक बिल्कुल अलग सिमत में सोचने पर मजबूर कर रही थी। इसके ज़हन में एकदम कुछ कूंदा और इसके दिल की धड़कन एक नए एहसास से तेज हो गई। इसने कुछ देर अदील के चेहरे को देखा, फिर धीमे से बोली, अदील, मुझे ड्रेसिंग टेबल के दराज से वो कट किट ला कर दे। अदील ने एक लम्हा इसे सवालिया नजरों से देखा, फिर दराज से वो छोटा सा पैकेट निकालकर अलीजे के हाथ में थमा दिया। अलीजे फोन का शक और अदील का गुस्सा भूलकर एक अजीब सी घबराहट और उम्मीद के साथ वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। अदील कमरे में चक्कर काट रहा था। गुस्से की जगह एक अजीब सी सनसनी ने ले ली थी। 5 मिनट बाद जब वॉशरूम का दरवाजा खुला तो अलीजे बाहर आए। इसके हाथ लर्ज रहे थे और आंखों में आंसू थे, मगर ये आंसू पिछले वाले नहीं थे। अदील ने लपक कर इसका हाथ पकड़ा। क्या हुआ अलीजे? अलीजे ने बिना कुछ कहे वो प्रेगनेंसी टेस्ट किट अदील के सामने कर दी, जहां 2 गहरी गुलाबी लाइनें बिल्कुल वाज़ेह चमक रही थी। अदील ने किट को देखा और इसकी नजरें वहीं जम कर रह गई। इसकी जुबान जैसे गंग हो गई। अलीजे ने उम्मीद से इसके चेहरे की तरफ देखा, मगर वहां ना तो कोई खुशी उभरी, ना कोई मुस्कुराहट और ना ही कोई एक्साइटमेंट। अदील के चेहरे के तासुरात बिल्कुल खाली हो गए। इसने किट से नजरें हटाकर एक बार अलीजे के चेहरे को देखा। इसकी आंखों में गहरी उलझी हुई खामोशी थी, जैसे वो इस सच्चाई को कबूल करने में वक्त ले रहा हो या किसी पुरानी सोच में गुम हो गया हो। कमरे की वो सारी तलखी और रात का गुस्सा इस खामोशी के नीचे दब तो गया, मगर अदील की ये पुरस्कार खामोशी अलीजे के दिल में एक नया सवाल छोड़ गई। वो बिना कुछ बोले कट को वहीं मेज पर रखकर आहिस्ता से पलटा और खिड़की की तरफ बढ़ गया। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, दोबारा लिखता हूँ, उर्दू दुरुस्त रखूंगा और ऐसे गैर फित्री जुमले बिल्कुल नहीं आएंगे। खामोशी को अलीजे ने खुद तोड़ा। वो उठी और अदील के पीछे आकर खड़ी हो गई।
अदील, हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अदील ने एक लम्हा कुछ नहीं कहा, फिर बगैर मुड़े बस इस बात में सर हिला दिया। अलीजे को लगा शायद सब ठीक हो जाएगा। गाड़ी में पूरे रास्ते अदील खामोश रहा, नजरें सड़क पर, चेहरे पर कोई तासुर नहीं। अलीजे ने एक बार इसकी तरफ देखा, कुछ कहना चाहा मगर चुप रही। क्लिनिक के सामने गाड़ी रुकी तो उसने अदील का हाथ थामा और अंदर दाखिल हुई। डॉक्टर के कैबिन में कदम रखते अदील ने इसका हाथ छोड़ दिया। अलीजे को अजीब लगा मगर इसे सोचा शायद झिझक होगी। फिर अदील ने डॉक्टर की तरफ देखा और बिल्कुल स्पार्ट लहजे में कहा, डॉक्टर साहबा, हमें ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं करनी, आप जो भी प्रोसीजर है वो बताएं। अलीजे के पांव तले से जमीन निकल गई। वो एक लम्हा बिल्कुल साकित रही, जैसे दिमाग ने ये अल्फाज मानने से इनकार कर दिया। कांपते हाथों से इसने अदील का बाजू पकड़ा। अदील, ये आप क्या कह रहे हैं? हम चेकअप के लिए आए थे ना? अदील ने मुड़कर इसे देखा, आंखों में कुछ नहीं था, बिल्कुल खाली। अलीजे की सांसें उखड़ने लगी। अदील, प्लीज बताओ, ये मजाक है? ये हमारा बच्चा है। आवाज टूट गई, आंसू बह निकले। डॉक्टर के सामने वो अदील का बाजू पकड़े खड़ी थी, मगर अदील ने इसका हाथ हटाया और सीधा डॉक्टर को देखते हुए बोला, ये हमारा जाती मामला है, आप बस मुझे बताएं प्रोसीजर कब हो सकता है। अदील, अलीजा ने इसे अपनी तरफ घुमाया, आंखों में आंसू, चेहरा सुर्ख। ये आपका भी बच्चा, आप ऐसे कैसे? अदील ने बात काटी, आवाज में कोई लर्जिश नहीं थी। अलीजा, मैं जानता हूं ये मेरा बच्चा है, इसलिए फैसला कर रहा हूं, अभी मेरे लिए मुमकिन नहीं है। अलीजा ने इसका कोट पकड़ लिया, घुटनों में ताकत नहीं रही थी। अदील, प्लीज, मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, बस एक बार मेरी बात सुने। अदील ने इसके हाथ अपनी कोट से अलग किया और सीधा इसके आंखों में देखकर बोला, चुपचाप अंदर जाओ अलीजे, ये बहस यहाँ खत्म होती है। अलीजे वहीं खड़ी रह गई, हाथ हवा में, आंसू गालों पर। चंद घंटे पहले जिन बाहों में वो महसूस कर रही थी, आज इन्हीं बाहों ने इसे इस तरह धकेला था जैसे वो कोई इंसान नहीं, बस एक रुकावट हो। अलीजे ने आखिरी बार अदील का हाथ पकड़ा। अदील, प्लीज मुझे यहाँ अकेला मत छोड़ें। अदील ने इसका हाथ छोड़ा और बगैर एक लफ्ज बोले बाहर निकल गया। नर्स आई और अलीजे को अंदर ले गई। अलीजे इस छोटे से कमरे में लेटी छत को देख रही थी। आंखों से आंसू बहते रहे मगर आवाज नहीं निकली। डॉक्टर कुछ कह रही थी, नर्स कुछ समझा रही थी, मगर अलीजे के कानों तक कुछ नहीं पहुंच रहा था। इसे बस एक ही बात याद आ रही थी, रात को अदील ने कहा था कि तुम सिर्फ मेरी हो, और अब वो बाहर बैठा अखबार पढ़ रहा होगा या फोन चेक कर रहा होगा, बिल्कुल इसी सुकून से जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जब वो बाहर निकली तो कदम लड़खड़ा रहे थे। अदील रिसेप्शन के पास खड़ा फोन पर बात कर रहा था, कारोबारी लहजे में, बिल्कुल मामूल के अंदाज में। अलीजे को देखते उसने फोन कान से हटाया और बस इतना कहा, हो गया, चलो। अलीजा ने इसकी आंखों में देखा, शायद कोई पशेमानी हो, कोई नदामत हो, मगर वहां कुछ नहीं था। वो पहले दरवाजे की तरफ मुड़ चुका था। गाड़ी में अलीजा ने सर सीट की पुश से टिकाया और आंखें बंद कर ली। जिस्म में दर्द था मगर वो दर्द कुछ नहीं था इस दर्द के मुकाबले में जो अंदर था। इसे सोचा अदील कुछ कहेगा, शायद माफी मांगे, शायद हाथ थामे, मगर अदील खामोश रहा। नजरें सड़क पर। गाड़ी एक अनजानी गली में मुड़ी तो अलीजा ने आंखें खोली। ये रास्ता घर का नहीं था। अदील, ये कहाँ जा रहे हैं? अदील ने जवाब नहीं दिया। गाड़ी एक पुराने मोहल्ले में दाखिल हुई और एक घर के सामने रुक गई। अलीजा ने बाहर देखा तो पैरों तले से जमीन खिसकी। ये इसके माँ बाप का घर था। अदील, इसकी आवाज कांप रही थी। अदील ने गाड़ी बंद की, बाहर निकला, इसकी तरफ का दरवाजा खोला और बिल्कुल स्पार्ट लहजे में बोला, उतर जाओ। अलीजा ने इसे देखा, यकीन नहीं आ रहा था, ये आप क्या कर रहे हैं? अदील ने एक लम्हा से देखा और फिर कहा, अलीजा, अभी मुझे कुछ वक्त चाहिए, तुम यहाँ रहो। अलीजे की आंखों में आंसू आ गए। कितना वक्त? अदील ने जवाब नहीं दिया, बस एक कदम पीछे हटा। अलीजे उतरी, कदम लड़खड़ाए। इसने दरवाजे का सहारा लिया। अदील ने इसकी तरफ देखा भी नहीं, वापस ड्राइविंग सीट पर बैठा और गाड़ी स्टार्ट कर दी। अलीजे वहीं खड़ी रही, जिस्म में दर्द, आंखों में आंसू और गाड़ी की लाल बत्तियां दूर होती देखती रही। इसकी मां ने दरवाजा खोला तो अलीजे की नजर इस पर पड़ी और अगले लम्हे वो अपनी मां के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। वो सब कुछ अंदर रखकर जो सुबह इसने अकेले बर्दाश्त किया था। रात के 9 बजे थे और शहर के सबसे महंगे होटल की छत पर रोशनियां बिखरी हुई थी। अदील सूट के बटन बंद करता लिफ्ट से बाहर निकला तो सामने का मंजर देखकर इसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। शहर के बड़े बड़े कारोबारी लोग कह के, शीशे के ग्लास और हर तरफ एक खास किस्म की चमक। अदील इस माहौल में बिल्कुल फिट था, बल्कि इस माहौल का मरकज लग रहा था। कोई तनाव नहीं, कोई बोझ नहीं, सुबह का कोई निशान तक नहीं। अदील भाई आ गए, एक दोस्त ने इसे देखते हुए आवाज दी। अदील ने मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया। किसी ने कंधा थपथपाया, किसी ने गिलास उठाकर इसकी तरफ इशारा किया। वो हंस रहा था, बातें कर रहा था, बिल्कुल हल्का फुल्का, जैसे सुबह का वो क्लिनिक
वो कैबिन, वो अलीसे के आंसू किसी और जिंदगी का हिस्सा थे। पार्टी के 1 घंटे बाद वो बाहर बालकनी पर खड़ा शहर की रोशनियां देख रहा था कि पीछे से एक आवाज आई, अकेले खड़े हो, पार्टी अंदर है। अदील ने मुड़कर देखा तो सामने एक लड़की खड़ी थी, सुर्ख रंग की ड्रेस, बाल खुले, चेहरे पर एतमाद भरी मुस्कुराहट। समरा अयाज, शहर के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून अयाज ग्रुप के मालिक की इकलौती बेटी, जो खुद से भी कंपनी की डायरेक्टर थी और अपने बाप जितनी ही तेज दिमाग थी। अदील ने मुस्कुराकर कहा, पार्टी में सबके चेहरे एक जैसे लगते हैं, थोड़ी हवा खाने आया। समरा ने इसके पास आकर बाहर शहर को देखा। अदील रजा, ठीक पहचाना, मैंने आपकी कंपनी की पिछली क्वार्टर रिपोर्ट पढ़ी थी, इंप्रेसिव नंबर्स हैं। अदील ने अब्रू उठाया, इससे तवक्को नहीं थी और अयाज ग्रुप की बेटी बिजनेस रिपोर्ट्स पढ़ती है। समरा ने हल्का सा हंसते हुए कहा, अयाज ग्रुप चलाती भी है। अदील ने इसे एक लम्हा देखा, फिर मुस्कुरा दिया। अगले दिन दोपहर को शहर के एक प्राइवेट कैफे में अदील पहले से बैठा था जब समरा अंदर दाखिल हुई। सादा मगर कीमती कपड़े, हाथ में फाइल, चेहरे पर वही एतमाद भरी मुस्कुराहट। वो सामने बैठी और फाइल मेज पर रखते हुए बोली, मैंने सोचा कॉफी के साथ कुछ काम भी हो जाए। अदील ने फाइल की तरफ देखा, फिर समरा की तरफ। पहले कॉफी, काम बाद में। समरा ने हल्का सा हंसते हुए फाइल एक तरफ कर दी। ठीक है। दोनों बातों में लग गए। बिजनेस से शुरू हुए, कहीं हंसी आई, कहीं बहस हुई। अदील के चेहरे पर वो तनाव नहीं था जो घर में होता था, वो आजाद लग रहा था, बल्कि हल्का। समरा ने कॉफी का आखिरी घूंट लेते हुए कहा, तुम सोचने से ज्यादा दिलचस्प निकले। अदील ने मुस्कुराकर कहा, और तुम सोचने से ज्यादा खतरनाक। समरा ने कहका लगाया और फाइल उठा ली। बाहर निकलते वक्त अदील के फोन पर एक मैसेज आया। इसने स्क्रीन पर नजर डाली। अलीजे का नाम था। इसने फोन वापस जेब में डाला और समरा की तरफ देखते हुए बोला, अगली मीटिंग कब करते हैं? समरा ने मुस्कुराकर कहा, जब तुम चाहो। शादी का दिन अलीजे को आज भी याद था, हर लम्हा, हर तफसील। सुर्ख जोड़े में वो आईने के सामने बैठी थी जब अम्मी ने इसके कंधे पर हाथ रखा था और आंखें भर आई थी। अब वो इस वक्त तक बीमार हो चुके थे, चारपाई से उठना मुश्किल था, मगर इस दिन वो खुद चल कर आए थे। अलीजे के सर पर हाथ रखा था और बहुत धीमे से कहा था, खुश रहना बेटा। अलीजे ने इनका हाथ थाम लिया था, कुछ नहीं बोल सकी थी। बारातियों में अदील के अबू सबसे आगे थे, बड़े जोश में, बड़े चाव से। अदील के अबू और अलीजे के अबू बरसों से एक ही दफ्तर में काम कर चुके थे, पुरानी दोस्ती थी। जब अबू ने अपने दोस्त का हाथ थामा तो कहा था, यार मैं जा रहा हूं, मेरी अलीजे का ख्याल रखना, ये बहुत सीधी है, दुनियादारी नहीं जानती। इन्होंने आंखों में आंसू लिए सर हिलाया था। फिक्र मत कर, ये मेरी बेटी है। निकाह हुआ था तो अलीजे ने सुर्ख दुपट्टे की ओट से अदील को देखा था। सफेद शलवार कमीज में वो संजीदा बैठा था, चेहरे पर कोई खास तासुर नहीं था, मगर जब मौलवी ने कबूल है पूछा तो उसने साफ और मजबूत आवाज में जवाब दिया था और अलीजे का दिल भर आया था। इससे लगा था ये सब ठीक हो जाएगा, वक्त के साथ सब ठीक हो जाता है। शादी के पहले चंद हफ्ते अदील ने कोई शिकायत नहीं की, कोई बात नहीं की, बस एक फासला था जो अलीजे को महसूस होता था, मगर वो खुद को समझाती रही। मगर घर में असल तब्दीली उस दिन आई जब अदील के अब्बू ने एक शाम बैठक में बात छेड़ी। अदील, अलीजे के अब्बू ने जो जमीन छोड़ी है वो किसके नाम है? अदील ने अलीजे की तरफ देखा। अलीजे ने आहिस्ता से कहा, अब्बू ने सब भाइयों में तकसीम की थी, मेरे नाम कुछ नहीं है। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। अदील के अब्बू ने चाय का कप रखा और उठकर चले गए बगैर कुछ कहे। इस रात अदील देर से कमरे में आया। अलीजे जाग रही थी। अदील, इसने आहिस्ता से पुकारा। अदील ने जवाब नहीं दिया, बस लाइट बंद करके लेट गया। अलीजे छत को देखते हुए, अंदर कुछ टूटने की आवाज आई, मगर आंखों से आंसू नहीं निकले, शायद अभी यकीन नहीं आया था। इसके बाद अदील के अब्बू का रवैया बदल गया। मेज पर खाना बैठकर खाना खाना बंद करो। अलीजे से बात करना बंद हो गई और अदील ने भी जैसे कोई फैसला कर लिया था। दफ्तर से देर से आना शुरू हुआ, सवालों के जवाब बंद हुए और वो फासला जो पहले सिर्फ महसूस होता था अब नजर आने लगा। और फिर वो सब हुआ जो हुआ। अलीजा आंखें बंद के कमरे में बैठी थी जब हिम्मत करके इसने फोन उठाया। तीसरी घंटी पर अदील ने उठाया। हाँ, आवाज में पहले से बेजारी थी। अलीजा ने हिम्मत जमा की। अदील, कब आएंगे लेने? यहाँ भाभियां बहुत कुछ कहती हैं, ताने देती हैं, अब्बू को भी बुरा लगता है, मैं कब तक यहाँ? अदील ने बात काटी। अलीजा, मैं भी बहुत बिजी हूँ। अलीजा ने आंखें बंद कर ली। मैं जानती हूँ, मगर बस एक बार बता दें कब आएंगे। अदील ने तेजी से कहा, जब फ्री होऊंगा आ जाऊंगा, हर वक्त फोन मत करो। और लाइन कट गई।
अलीज़ा ने फोन गोद में रख लिया। बाहर भाभीयों की आवाजें आ रही थी, खिलखिलाहट थी, मगर इस खिलखिलाहट में वो छुपते हुए जुमले थे जो सुबह से लगातार मिल रहे थे। बेचारी के नसीब ही ऐसे हैं, शौहर ने घर से निकाल दिया, खाली हाथ आई थी, खाली हाथ रह गई। अलीज़ा ने दीवार से सर टिकाया और आंखें बंद कर ली। अब्बू ने अपने दोस्त से कहा था कि मेरी बेटी का ख्याल रखना, और आज वही दोस्त का बेटा इसका फोन काट कर शायद किसी और से बात कर रहा था। रात के 11 बजे थे जब कैफे की तेज रोशनी और लोगों का शोर पीछे रह गया। अदील और समरा पार्किंग लाइट की मध्यम लाइट्स में अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे। ठंडी हवा के झोंके समरा के खुले बालों को उड़ा रहे थे और इसके महंगे परफ्यूम की तेज खुशबू फिजा में घुल रही थी। अदील ने गाड़ी का लॉक खोला तो समरा ने ड्राइविंग सीट के पास आकर इसका रास्ता रोका। चेहरे पर वही मानूस चैलेंजिंग मुस्कुराहट थी। तो अदील रजा से बिजनेस पार्टनरशिप रहेगी या इससे आगे भी कोई कहानी है? समरा ने अपनी गहरी नजरें अदील की आंखों में गाड़ते हुए धीमे से पूछा। अदील ने गहरा सांस लिया। सुबह की वो सारी तलखी, क्लिनिक का मंजर और अलीजे के आंसू इस चमकती हुई रात और समरा की इस खुली दावत के सामने कहीं बहुत पीछे धुंधला चुके थे। इसने कुछ कहे बगैर समरा का बाजू पकड़ा और इसे फ्रंट पैसेंजर सीट की तरफ ले गया। दरवाजा खोलकर इसे अंदर बिठाया और खुद घूमकर ड्राइविंग सीट पर आ गया। जैसे गाड़ी का दरवाजा बंद हुआ, बाहर का शोर बिल्कुल खत्म हो गया। अंधेरे और बंद गाड़ी के इस महदूद हिसार में समरा के वजूद की तपिश अदील के असाब पर सवार होने लगी। अदील ने गाड़ी स्टार्ट नहीं की, बल्कि इस सीट पर पीछे टेक लगाने की बजाय वो पूरा समरा की तरफ मुड़ा। इसकी नजरें समरा के सुर्ख लबों पर जम गई। समरा ने कुछ कहना चाहा, मगर अदील ने इसे जुमला पूरा करने का मौका ही नहीं दिया। इसे एक जाबिराना और तपते हुए हक के साथ समरा की गर्दन के पीछे हाथ रखा और इसे एक ही झटके से अपने बिल्कुल करीब कर लिया। समरा का सांस अदील के चेहरे से टकराकर उखड़ गया। अदील की आंखों में इस वक्त गुस्से, आजादी और अपनी मर्दाना अना का वो जुनून था जो वो अब तक डुबाता आया था। इसने बिना एक पल गंवाए अपने लब समरा के लबों पर रख दिए। वो एक गहरा, वेश्याना और तपता हुआ लिप लॉक था जिसने समरा को एक ही सेकंड में बिल्कुल शॉक कर दिया। अदील की गिरफ्त समरा की गर्दन और बालों पर इतनी सख्त थी कि वो हिल भी नहीं पा रही थी। अदील के लबों की तपिश और इसकी बाहों का दबाव समरा के पूरे वजूद में आग की तरह फैलने लगा। समरा जो हमेशा हर मर्द को अपनी उंगलियों पर नचाने का दावा करती थी, अदील की इस अचानक और बेपनाह शिद्दत के सामने बिल्कुल बेबस हो गई। अदील की गर्म सांसों और इसका ये बेबाक लम्स समरा के अंदर एक अजीब सनसनी दौड़ा गया। अदील ने इस बोसे की शिद्दत को मजीद गहरा और हॉट कर दिया, जैसे वो इस एक लम्हे में दुनिया की हर पाबंदी को तोड़ देना चाहता हो। समरा ने लाशौरी तौर पर अपने हाथ अदील के चौड़े कंधों पर जमा दिए। इसकी मुठ्ठियां अदील के सूट में दंस गई और वो खुद को अदील के सहर अंगेज और वेश्याना हिसार में मुकम्मल तौर पर सौंपती चली गई। दोनों के सांस इस हद तक मध्यम और तेज हो चुके थे कि बंद गाड़ी के शीशों पर धुंध उतरने लगी। जब अदील ने चंद तवील और तपते हुए लम्हों के बाद अपने लब इसके लबों से अलग किए तो दोनों की सांसें बुरी तरह फूल रही थी। गाड़ी के अंधेरे में समरा का चेहरा सुर्ख हो चुका था, बाल बिखरे हुए थे और इसके होठों पर अदील के लम्स की तपिश साफ दिखाई दे रही थी। समरा ने निढाल होकर अदील को देखा। इसकी आंखों में अब वो अयास, बल्कि वो अदील के इस ग्रुप के तेज दिमाग मगरूर डायरेक्टर नहीं थी। एक लम्स इस मर्दाना जलाल और इस बेबाक शिद्दत की दीवानी हो चुकी थी। इसने ऐसा मर्द अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था जो इसे इस तरह अपने शहर में जकड़ ले। अदील ने इसके चेहरे से हाथ उठाया, गाड़ी का स्टीयरिंग थामा और एक गहरा सांस लेकर गाड़ी आगे बढ़ा दी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मगर समरा खामोश बैठी बाहर चमकते शहर को देखने के बजाय मुसलसल अदील के स्पार्ट और पुरकशिश प्रोफाइल को घूर रही थी। इसके दिलो दिमाग पर अदील रजा का जुनून अब मुकम्मल तौर पर सवार हो चुका था। पुराने मोहल्ले की इस तंग और बोझल गली में जहां हर वक्त गाड़ियों और पड़ोसियों का शोर गूंजता था, अलीजे के कच्चे मकान का कमरा आज भी अलग ही चमक का हामिल था। अदील ने दोपहर को मैसेज किया था कि वो शाम को आ रहा है। बस एक लाइन ने अलीजे के मुरझाए हुए वजूद में जैसे जान डाल दी। भाभियों के ताने, अम्मी की मायूस नजरें और सब कुछ एक उम्मीद के पीछे पिछले कई दिनों का वो होलनाक दर्द छुप गया था कि अदील इसे लेने आ रहा है। अलीजे ने अलमारी से अपना वो गहरा नीला सूट निकाला जो अदील को पसंद था, बालों को सलीके से संवारा और आईने में खुद को देखा। आंखों के गिर्द हल्की सूजन अब भी सुबह के रोने का पता दे रही थी, मगर होठों पर एक मान भरी मुस्कुराहट थी कि अदील आखिरकार सब गुस्सा भूलकर इसके पास वापस आ रहा है। इसे अदील की पसंद का कोरमा और खीर अपने हाथों से बनाई थी। किचन की गर्मी में इसका चेहरा टिमटिमा रहा था,
मगर इसे कोई थकन महसूस नहीं हो रही थी। रात के 8 बजे जब बाहर गली में गाड़ी रुकने की आवाज आई तो अलीसे का दिल सीने में धक से रह गया। वो दौड़ती हुई सहन में आई। अदील अंदर दाखिल हुआ। सफेद क्लिफ लगे सूट में वो अपने इस पुराने मध्यम रोशनी वाले घर के सहन में बिल्कुल अजनबी लग रहा था। अलीजा ने लपक कर इसका रास्ता रोका। आंखों में बेपनाह खुशी और चमक थी। आप आ गए अदील। अलीजा ने मुस्कुराते हुए इसका कोट पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। मैंने आपकी पसंद का खाना बनाया, आप हाथ मुंह धो ले, मैं अभी लगाती हूँ। अदील ने कोई जवाब नहीं दिया। इसका चेहरा बिल्कुल स्पार्ट था और वजूद से वही क्लिनिक वाली सर्द मेहरी झलक रही थी। वो सीधा कमरे में चला गया और बेड के किनारे बैठ गया। अलीजा ने दिल का खौफ एक तरफ रखा और अदील के बिल्कुल करीब बेड पर बैठ गई। इसने धीरे से अदील के मजबूत बाजू पर अपने दोनों हाथ रखे और अपना सर इसके चौड़े कंधे पर टिका दिया। इसके वजूद की खुशबू और अदील के असाब को छूने लगी। अलीजा ने अपनी उंगलियों को अदील की हथेली में उलझाने की कोशिश की। इसके लब अदील के कान के पास थे। अदील अब भी गुस्सा है। देखिए, मैंने आपसे माफी भी मांगी थी और अब तो हमारे दरमियान एक और रिश्ता भी है। आप ऐसे दूर दूर रहेंगे तो मैं कैसे जीऊंगी। इसने वालेहाना अंदाज में अदील के चेहरे को अपनी तरफ मोड़ने के लिए अपना हाथ इसके गाल पर रखा। इसकी आंखों में मोहब्बत की वही पुरानी तड़प और इल्तिजा थी। वो रात की तरह अदील के इस तपते हुए हिसार में पिघल जाना चाहती थी, मगर अदील ने इंतहाई बेरुखी और सर्द मेहर झटके से अलीजे का हाथ अपने चेहरे से हटा दिया और बेड से उठ खड़ा हुआ। इसका ये रूप समरा के साथ गुजरी रात और अयाज ग्रुप के इस करोड़ों की पार्टनरशिप के नशे में और ज्यादा कड़वा हो चुका था। मैं पहले तुम्हारी नखरे उठाने नहीं आया अलीसे, और ना ही तुम्हें वापस लेने का कोई इरादा है। अदील की ठंडी और कुटेली आवाज ने कमरे की सारी तपिश को एक ही पल में मुंजमद कर दिया। अलीसे के हाथ वहीं हवा में रुक गए। चेहरे की रंगत उड़ गई। अदील, ये क्या कह रहे हैं आप? तुम लोगों ने धोखा दिया है मुझे। तुमने और तुम्हारे इस बीमार बाप ने मिलकर मेरे पूरे खानदान को अंधेरे में रखा। अदील का जब्त अचानक जवाब देकर वो पूरे जलाल के साथ अलीजे पर फट पड़ा। इसकी आवाज इस छोटे से घर की दीवारों को हिला कर रख गई। हमें लगता था कि तुम्हारे नाम पर वही कीमती कमर्शियल जायदाद है जिसका जिक्र तुम्हारे बाप ने मेरे अब्बू से किया था, लेकिन हकीकत खुली तो पता चला कि तुम तो बिल्कुल खाली हाथ हो। अदील का एक एक लफ्ज अलीजे के सीने पर खंजर की तरह लग रहा था। इसका रूप इस हद तक बदल चुका था कि अलीजे को यकीन नहीं आ रहा था कि वही मर्द है। अब्बू ने कभी झूठ नहीं बोला अदील, वो जमीन भाइयों की थी। अलीजे की आवाज गले में फंस गई। आंसू बह निकले। तो मुझे भी ऐसी लड़की से रिश्ता निभाने का कोई शौक नहीं जो मेरे स्टेटस में एक धेले का इजाफा न कर सके। अदील ने इंतहाई बेरहमी से कोड़ा सच इसके मुंह पर मारा। वो अलीजे के बिल्कुल करीब आया। इसकी नजरों में मोहब्बत का कोई निशान नहीं था, सिर्फ अना और कामयाबी की हवस थी। तुम्हारे पास तो खोने के लिए कुछ नहीं अलीजे। तुम एक मिडिल क्लास लड़की हो जिसका गुजारा चंद कपड़ों पर हो जाता है। तुम्हारी जिंदगी तो यहीं रुक गई, मगर मुझे तो तरक्की करने दो। ये आखिरी जुमला अलीजे के वजूद को अंदर तक काट गया। इसकी इज्जत नफ्स मिट्टी में रुल चुकी थी। अदील ने आखिरी बार इसके नीले सूट और तैयार चेहरे को हकारत से देखा, पलटा और तेज कदमों से बाहर निकल गया। गाड़ी का दरवाजा इतनी सख्ती से बंद हुआ कि इसकी गूंज अलीजे के अंदर तक सुनाई दी। शहर की रोशनी अब गाड़ी के शीशों पर एक धुंधली लकीर की तरह तैर रही थी। जहां अदील और समरा अयाज ग्रुप के एक कामयाब डील के बाद वापसी के रास्ते पर थे, गाड़ी के अंदर की फिजा बोझल थी जिसमें समरा के महंगे परफ्यूम की मसूर कुन खुशबू और अदील की पुरसकून लेकिन शिद्दत भरी मौजूदगी एक अजीब तजाद पैदा कर रही थी। समरा ने अपने बाल एक तरफ किए और अदील के स्पार्ट चेहरे को देखकर अपनी कीमती मशरूब का घूंट लिया। सच कहूं अदील रजा, तुम्हारे बिजनेस आइडियाज शानदार है, मगर तुम्हारी कंपनी का स्टेटस अभी भी अयाज ग्रुप के सामने एक मामूली दर्जे का है। समरा ने अपनी कीमती डायमंड रिंग वाली उंगली से अदील के कोट के कॉलर को छूते हुए इंतहाई मगरूर और जुर्रतमंदाना लहजे में कहा, तुम मेहनत कर रहे हो मगर मेरे बाप के नेटवर्क के बराबर पहुंचने में तुम्हें भी सदियां लगेंगी। अदील ने समरा की इस बात पर बुरा मानने के बजाय एक गहरी पुरस्कार मुस्कुराहट के साथ गाड़ी को सड़क के एक सुनसान और तारीख किनारे पर रोक दिया। खामोशी इतनी गहरी थी कि दोनों की सांसों की आवाजें साफ सुनाई दे रही थी। अदील जो अब तक अपने कारोबारी हुदूद में कैद था पूरी तरह समरा की जाने मुड़ा। इसका ये लेस वेल्थ होना भी इसका सबसे बड़ा हथियार था। वो जानता था कि समरा का गरूर ही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। इसकी नजरों में एक ऐसा अनजाना जुनून था जो समरा के लिए बिल्कुल नया था। समरा ने जो हमेशा हालात पर काबू पाना जानती थी, अदील की इस अचानक कुर्बत से एक खफीफ से घबराहट महसूस की। इसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन अदील के मजबूत हाथों ने इसे सीट के साथ पेवस्त कर दिया।
अदील ने समरा के चेहरे के गिर्द अपनी उंगलियों का हिसार बनाया और झुककर इसकी गर्दन की नरम जिल्द पर अपने तपते हुए लब रख दिए। समरा के हलक से एक मध्यम सी सिसकी निकली। इसके हाथ लाशौरी तौर पर अदील के कंधों पर जा जमे, जहां इसकी गिरफ्त मजबूत होने लगी थी। अदील की दीवानगी सिर्फ एक लम्स नहीं थी, बल्कि एक ऐसी प्यास थी जो इसकी शख्सियत के अंदर बरसों से दबी हुई थी। इसकी सांसें समरा की गर्दन पर तपती हुई हवा की तरह महसूस हो रही थी। समरा की घबराहट अब एक ऐसी कैफियत में बदल रही थी जहां इससे अपना वजूद अदील के शहर में तहलील होता महसूस हो रहा था। अदील ने समरा के चेहरे को अपने हाथों के प्याले में लिया। इसकी आंखें समरा की आंखों में गिरी हुई थी, जैसे वह इसकी रूह को पढ़ रहा हो। इसकी वालिहाना मोहब्बत अब नरम मगर पुरसोस थी। इसे समरा के लबों को अपने हिसार में लेते हुए एक ऐसी शिद्दत का मुजाहरा किया कि समरा का सारा दिफा एक ही लम्हे में टूट गया। वो इसके जज्बात के सैलाब में बह गई। इसकी आंखें बंद हो गईं और इसका सर अदील के कंधे पर ढलक गया। बंद गाड़ी की इस गहरी तारीकी में अदील की उंगलियां समरा की सुर्ख ड्रेस की पुष्ट पर पहुंची और एक ही झटके से इसने बुक को खोल दिया। समरा का सांस एक लम्हे के लिए रुक गया। अदील की इस हद से बढ़ती हुई बेबाकी और वहशियाना शिद्दत ने इसे अंदर तक हिलाकर रख दिया। रुको अदील, समरा ने निढाल होते हुए भी पूरी कुव्वत से अदील के चौड़े कंधे पर हाथ रखकर इसे पीछे धकेला। इसकी सांसें उखड़ रही थी, चेहरा सुर्ख हो चुका था और बिखरे बाल इसकी बेबसी का पता दे रहे थे। इसने अपनी ड्रेस को आगे से संभाला और अदील की तपती सहरंगेज आंखों में देखते हुए इंतहाई मगरूर, तीखे और धमकी अमेज अंदाज में कहा, तुम क्या समझते हो अदील रजा? तुम अयाज ग्रुप की इकलौती बेटी के साथ इस हद तक जाओगे और मैं तुम्हें ऐसे छोड़ दूंगी? अब तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। अगर तुमने मेरे साथ कोई खेल खेलने की कोशिश की तो याद रखना, मेरा बाप 1 मिनट में तुम्हारा ये छोटा सा बिजनेस मिट्टी में मिला देगा। तुम कहीं के नहीं रहोगे। समरा का लहजा अदील को बर्बाद करने की खुली धमकी था, मगर अदील के अंदर इस वक्त फतह का एक तूफान मचा हुआ था। वो पीछे हटा, अपनी सीट से टेक लगाई और एक गहरा पुरसकून सांस लिया। इसके चेहरे पर यही तो वो स्पार्टपन वापस आ गया, मगर अंदर ही अंदर वो मुस्कुरा रहा था। चाहता था वो इसी धमकी का मुंतजर था कि समरा खुद अपनी जुबान से शादी का नाम ले और अयाज ग्रुप की वो अरबों की जायदाद खुद अदील के कदमों में आकर गिर जाए। जैसा तुम चाहो समरा, अदील ने बिल्कुल धीमे और पुरकशिश लहजे में कहा और गाड़ी स्टार्ट कर दी। समरा अपनी ड्रेस को ठीक करती हुई अब भी से गुस्से और जुनून से घूर रही थी, बिल्कुल बेखबर कि वो अदील के बिछाए हुए जाल में पूरी तरह फंस चुकी है। रात का पिछला पहर था जब अदील की गाड़ी एक तवील अरसे के बाद वापस अपने घर के अहाते में आकर रुकी। एलिजा, जो पिछले कई दिनों से अपने मेके में तानों और आंसू के हिसार में जी रही थी, अदील के अचानक लेने आने पर सब कुछ भूलकर इसके साथ चली आई थी। इसे लगा था कि शायद अदील का गुस्सा ठंडा हो गया, शायद इसके दिल में पशेमानी जागी है, मगर वो अदील के अंदर उबलते हुए इस तूफान से बिल्कुल बेखबर थी जो समरा के इनकार और इसकी अधूरी ख्वाहिश ने अदील के वजूद में भड़का दिया था। गाड़ी से उतरकर अदील लाउंज में दाखिल हुआ तो इसकी आंखों में एक अजीब सा तपता हुआ जुनून था। समरा ने कार में जिस तरह इसे रोका था, इसने अदील की मर्दाना अना और प्यास को मिटाने की बजाय और ज्यादा भड़का दिया था। वो इस अधूरेपन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और अब इसकी अपनी बीवी, जिस पर इसका पूरा हक, सामने एलिजे खड़ी थी। अदील ने कोई बात नहीं की, बस एक गहरे और वेश्याना हिसार में एलिजे को अपनी तरफ खींचा। एलिजे इस अचानक और बेबाक शिद्दत पर बुरी तरह घबरा गई। अदील की तेज और गर्म सांसें इसके चेहरे से टकरा रही थी। अदील, ये क्या? एलिजे के लबों से बस इतना ही निकला था कि अदील ने इसे मजीद कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। इसे पूरे जुनून और एक वालिहाना दीवानगी के साथ एलिजे को अपने वजूद में भींच लिया। इसके तपते हुए लब एलिजे की गर्दन और चेहरे पर बिखरने लगे। वो प्यास, वो तड़प जो समरा के सामने अधूरी रह गई थी, अदील ने पूरी शिद्दत के साथ एलिजे पर निकाल दी। एलिजे का पूरा वजूद अदील के इस बेपनाह और पुरजोश लम्स के सामने पिघलता चला गया। जहां रात की खामोशी में दोनों की धड़कनें एक हो गईं और अदील ने एलिजे को इस सहर अंगेज अंधेरे में अपना बना लिया। कुछ देर बाद जब वो तूफान थम गया तो कमरे की फिजा एकदम बदल गई। अदील बेड से उठा, अपने बिखरे हुए बाल दुरुस्त किए और आईने के सामने खड़ा होकर अपने कोट के बटन बंद करने लगा। इसके चेहरे पर अभी चंद लम्हे पहले वाली कुर्बत का कोई निशान तक नहीं था। वही पुराना सर्द और स्पार्टपन
वापस आ चुका था। अलीजे ने चादर खुद के गिर्द लपेटी, इसकी आंखें नम थी मगर लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी कि शायद इस गुर्बत के बाद अदील की बेरुखी खत्म हो जाएगी। वो धीमे से बोली, अदील आप अब मुझे कभी खुद से दूर तो नहीं करेंगे ना? अदील ने आईने में उसका अक्स देखा और इंतहाई बेरहमी से मुस्कुरा दिया। मैं तुम्हें यहाँ इसलिए वापस लाया हूँ अलीजे, ताकि अपनी जिंदगी का एक अहम फैसला तुम्हारे सामने रख सकूं। मैं दूसरी शादी कर रहा हूं। ये कड़वा जुमला सुनते ही अलीजे के पैरों तले से जमीन निकल गई। अभी चंद मिनट पहले अदील जिस शिद्दत से इसे अपनी बाहों में समो रहा था, अब इसी जुबान से ये होलनाक सच उगल रहा था। इसका पूरा वजूद लर्ज उठा और आंसू बेख्तियार बह निकले। अदील, ये आप क्या कह रहे हैं? अभी अभी जो हमारे दरमियान हुआ वो क्या था? आप दूसरी शादी कर रहे हैं? रो मत अलीजे। अदील ने इंतहाई सफाकी से अपने कॉलर को ठीक किया। और एक बात अच्छी तरह अपने जहन में बिठा लो, मैं यहाँ तुमसे कोई इजाजत मांगने नहीं आया। मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूं कि मेरी जिंदगी का अगला कदम क्या है। अलीजा ने रोते हुए बेड पर बैठे इसके आगे हाथ जोड़ दिए। अदील, प्लीज ऐसा मत करें। क्या कमी रह गई थी मुझ में? अभी तो आपने मुझे, अगर इस घर में रहना है तो इस सच्चाई के साथ रहना सीखो। अदील ने मुड़कर इंतहाई सख्त और कटीले लहजे में अपनी बात काटी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और अगर ये मंजूर नहीं तो तुम आजाद हो। कल ही तलाक लेकर इस घर से जा सकती हो। अदील शाह किसी औरत के आंसुओं के लिए अपनी तरक्की का रास्ता नहीं बदलता। अलीजे का दिल धक से रह गया। वो अदील के इस हद दर्जे के गुरूर पर साकित रह गई। अदील ने गहरा सांस लिया और इंतहाई फख्र और तकब्बुर से बोला, और वैसे भी वो कोई आम लड़की नहीं है, वो अयाज ग्रुप की इकलौती वारिस है, समरा अयाज। वो मेरी जिंदगी को इस बुलंदी पर ले जाएगी जहां तुम जैसी मिडिल क्लास लड़की सोच भी नहीं सकती। समरा अयाज? ये नाम सुनते अलीजे का रोना एकदम रुक गया। इसके चेहरे से आंसू बहना बंद हो गए और वो बिल्कुल पत्थर की मूरत बन गई। इसकी आंखें सदमे और खौफ से फैल गईं और इसके ज़हन के पर्दे पर माजी का कोई इंतहाई होलनाक मंजर लहराने लगा। वो समरा के नाम पर इस तरह शौक हुई थी जैसे वो इसे आज की नहीं बल्कि बहुत बरसों पुरानी जानती हो। एक ऐसी भयानक माजी जिससे अदील बिल्कुल बेखबर था। रात का पिछला पहर था जब अदील की गाड़ी एक तवील अरसे के बाद वापस अपने घर के अहाते में आकर रुकी। अलीजे जो पिछले कई दिनों से अपने मायके में तानों और आंसुओं के हिसार में जी रही थी, अदील के अचानक लेने आने पर सब कुछ भूलकर इसके साथ चली आई थी। इसे लगा था कि शायद अदील का गुस्सा ठंडा हो गया है, शायद इसके दिल में पशेमानी जाग गई है, मगर वो अदील के अंदर उबलते हुए इस तूफान से बिल्कुल बेखबर थी जो समरा के इनकार और इसकी अधूरी ख्वाहिश ने अदील के वजूद में भड़का दिया था। गांव से उतरकर अदील लाउंज में दाखिल हुआ तो इसकी आंखों में एक अजीब सा तपता हुआ जुनून था। समरा ने कार में जिस तरह इसे रोका था, इसने अदील की मर्दाना अना और प्यास को मिटाने की बजाय ज्यादा भड़का दिया था। वो इस अधूरेपन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और अब इसकी अपनी बीवी जिस पर इसका पूरा हक, सामने अलीजे खड़ी थी। अदील ने कोई बात नहीं की, बस एक गहरे और वेश्याना हिसार में अलीजे को अपनी तरफ खींचा। अलीजे से अचानक और बेबाक शिद्दत पर बुरी तरह घबरा गई। अदील की तेज और गर्म सांसें इसके चेहरे से टकरा रही थी। अदील, ये क्या? अलीजे के लबों से बस इतना ही निकला था कि अदील ने इसे मजीद कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। इसे पूरे जुनून और एक वालिहाना दीवानगी के साथ अलीजे को अपने वजूद में भींच लिया। इसके तपते हुए लब अलीजे की गर्दन और चेहरे पर बिखरने लगे। वो प्यास, वो तड़प जो समरा के सामने अधूरी रह गई थी, अदील ने पूरी शिद्दत के साथ अलीजे पर निकाल दी। अलीजे का पूरा वजूद अदील के इस बेपनाह और पुरजोश लम्स के सामने पिघलता चला गया, जहां रात की खामोशी में दोनों की धड़कनें एक हो गईं और अदील ने अलीजे को इस सहर अंगेज अंधेरे में अपना बना लिया। कुछ देर बाद जब वो तूफान थम गया तो कमरे की फिजा एकदम बदल गई। अदील बेड से उठा, अपने बिखरे हुए बाल दुरुस्त किए और आईने के सामने खड़ी होकर अपने कोट के बटन बंद करने लगा। इसके चेहरे पर अभी चंद लम्हे पहले वाली कुर्बत का कोई निशान तक नहीं था। वही पुराना सर्द और स्पाटपन वापस आ चुका था। अलीजे ने चादर खुद की गिर्द लपेटी। इसकी आंखें नम थी मगर लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी कि शायद इस कुर्बत के बाद अदील की बेरुखी खत्म हो जाएगी। वो धीमे से बोली, अदील, आप मुझे कभी खुद से दूर तो नहीं करेंगे ना?
अदील ने आईने में इसका अक्स देखा और इंतहाई बेरहमी से मुस्कुरा दिया। मैं तुम्हें यहाँ इसलिए वापस लाया हूं अलीजे, ताकि अपनी जिंदगी का एक अहम फैसला तुम्हारे सामने रख सकूं। मैं दूसरी शादी कर रहा हूं। ये कड़वा जुमला सुनते अलीजे के पैरों तले से जमीन निकल गई। अभी चंद मिनट पहले अदील जिस शिद्दत से इसे अपनी बाहों में समो रहा था, अब इसी जुबान से ये होलनाक सच उगल रहा था। इसका पूरा वजूद लर्ज उठा और आंसू बेख्तियार बह निकले। अदील, ये आप क्या कर रहे हैं? अभी अभी जो हमारे दरमियान हुआ वो क्या था? आप दूसरी शादी कर रहे हैं? रो मत अलीजे। अदील ने इंतहाई सफाकी से अपने कॉलर को ठीक किया। और एक बात अच्छी तरह अपने ज़हन में बिठा लो, मैं यहाँ तुमसे कोई इजाजत मांगने नहीं आया। मैं इसे तुम्हें बता रहा हूं कि मेरी जिंदगी का अगला कदम क्या है। अलीजे ने रोते हुए बेड पर बैठते इसके आगे हाथ जोड़ दिए। अदील, प्लीज ऐसा मत करें। क्या कमी रह गई थी मुझ में? अभी तो आपने मुझे, अगर इस घर में रहना है तो इस सच्चाई के साथ रहना सीखो। अदील ने मुड़कर इंतहाई सख्त और कटीले लहजे में अपनी बात काटी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर ये मंजूर नहीं तो तुम आजाद हो। कल ही तलाक लेकर इस घर से जा सकती हो। अदील शाह किसी औरत के आंसू के लिए अपनी तरक्की का रास्ता नहीं बदलता। अलीजे का दिल धक से रह गया। वो अदील के इस हद दर्जे के गुरूर पर साकित रह गई। अदील ने गहरा सांस लिया और इंतहाई फख्र और तकब्बुर से बोला, और वैसे भी वो कोई आम लड़की नहीं है, वो अयाज ग्रुप की इकलौती वारिस है, समरा अयाज। वो मेरी जिंदगी को इस बुलंदी पर ले जाएगी जहां तुम जैसी मिडिल क्लास लड़की सोच भी नहीं सकती। समरा अयाज? ये नाम सुनते अलीजे का रोना एकदम रुक गया। इसके चेहरे से आंसू बहना बंद हो गए और वो बिल्कुल पत्थर की मूरत बन गई। इसकी आंखें सदमे और खौफ से फैल गईं। इसके ज़हन पर के पर्दे पर माजी का कोई इंतहाई होलनाक मंजर लहराने लगा। उस समरा के नाम पर इस तरह शौक हुई जैसे वो इसे आज की नहीं बल्कि बहुत बरसों पुरानी जानती, एक ऐसा भयानक माजी जिससे अदील बिल्कुल बेखबर हो। अगले दिन दोपहर का वक्त था जब अदील अयाज ग्रुप के हेड ऑफिस पहुंचा। इसके चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट थी और चाल में गरूर। इसे यकीन था कि समरा की धमकी दरअसल इसकी मोहब्बत का एतराफ थी, और अब वो अयाज ग्रुप का दामाद बनने वाला है। वो हमेशा की तरह बगैर किसी झिझक के समरा के प्राइवेट केबिन का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। समरा अपनी कुर्सी पर बैठी बाहर शहर को देख रही थी। अदील ने मुस्कुराकर कदम आगे बढ़ाए। समरा, मैंने सोचा कल रात की बात के बाद। अदील का जुमला अभी पूरा भी नहीं हुआ था कि समरा अपनी सीट से उठी, बिजली की सी तेजी से इसके करीब आई और एक जोरदार थप्पड़ अदील के चेहरे पर दे मारा। चिटाख! पूरे कैबिन में इस थप्पड़ की गूंज सुनाई दी। अदील का सर घूम गया। इसकी हंसी गायब हो गई और चेहरा गुस्से से सुर्ख पड़ गया। समरा, ये क्या बदतमीजी है? अदील ने धाड़ते हुए अपना गाल पकड़ा। बदतमीजी? समरा की आंखों में इस वक्त नफरत और हकारत की आग उबल रही थी। इसने एक और कदम आगे बढ़ाया और इंतहाई तीखे काटदार लहजे में बोली, तुम जैसे घटिया, जलील और 2 टके के इंसान के लिए ये थप्पड़ तो बहुत कम है। अदील रजा, तुमने क्या समझा था कि तुम अपनी दौलत की हवस में अयाज ग्रुप की बेटी को अपने जाल में फंसा लोगे? अदील को अपनी समातों पर यकीन नहीं आ रहा था। समरा, तुम होश में तो हो? मैं बिल्कुल होश में हूं। समरा ने इसकी तरफ उंगली उठाई। इसके आवाज गुस्से से कांप रही थी। तुम कितने गिरे हुए इंसान हो अदील। लालच में आकर एक मासूम लड़की से शादी की, इसके बाप की जायदाद पर नजरें रखी, और जब पता चला कि वो खाली आता है तो इसकी जिंदगी खराब करके इसे मायके छोड़ा है। इसका बच्चा तक जाया करवा दिया तुमने, और यहां मेरे सामने बड़े बिजनेस टाइकॉन बनकर घूम रहे थे ताकि मुझे फंसा कर मेरे बाप की जायदाद हड़प कर सको। अदील का दिमाग साए साए करने लगा।
اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی. یہ سب راز سمرا تک کیسے پہنچے؟ اس کے ذہن میں ایک دم علیزے کا چہرہ ابھرا. عدیل کی آنکھیں غصے سے خون خوار ہو گئیں. اس نے دانت پیستے ہوئے کہا, علیزے, یہ سب اس عورت نے تمہیں بتایا نا؟ اسے تمہیں میرے خلاف بھڑکایا. اس کی اتنی جرأت کہ وہ ایاز گروپ کے آفس میں آ کر میرے خلاف بکواس کرے. میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا. ابھی عدیل کا جملہ ہوا میں ہی تھا کہ سمرا نے اپنی پوری قوت سے دوسرا تھپڑ عدیل کے دوسرے گال پر دے مارا. عدیل لڑکھڑا کر پیچھے صوفے سے جا ٹکرایا. زبان سنبھال کر بات کرو عدیل شاہ. سمرا نے اس کے بالکل قریب آ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی. وہ کوئی ایسی ویسی عورت نہیں ہے. علیزہ میرے اسکول کی کلاس فیلو اور میری سب سے بہترین دوست تھی. وہ اکیلی ایسی لڑکی تھی جس نے اسکول میں میرے مغلوب رویے کو سنبھالا تھا جب میرے پاس کوئی دوست نہیں تھا. عدیل بالکل شاکڈ رہ گیا. اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا. ماضی کا وہ بھیانک تانا بانا اس کے سامنے کھل رہا تھا جس سے وہ بالکل بے خبر تھا. سمرا نے اپنی نم ہوتی آنکھوں کو صاف کیا مگر اس کی آواز میں اب علیزے کے لیے ایک مان اور عدیل کے لیے گہری حقارت تھی. وہ کل شام مجھ سے ملنے آئی تھی عدیل. جب تم نے اسے میرا نام بتایا تو وہ راتوں رات مجھ تک پہنچی. وہ کتنی عظیم اور مخلص لڑکی ہے, اس کا اندازہ تم جیسے اندھے انسان کو کبھی ہو ہی نہیں سکتا. وہ یہاں مجھ سے لڑنے یا اپنے حق کی بھیک مانگنے نہیں آئی تھی. وہ یہاں مجھے یہ بتانے آئی تھی کہ سمرا, عدیل ایک دھوکے باز انسان ہے. وہ تم سے نہیں تمہاری جائیداد سے محبت کرتا ہے. پلیز اپنی زندگی برباد مت کرنا. اس نے خود برباد ہو کر بھی میری زندگی بچا لی. سمرا نے عدیل کے سوٹ کے کالر کو حقارت سے جھٹک دیا اور کیبن کا دروازہ کھولتے ہوئے چلائی, تمہاری حقیقت اب میرے اور میرے باپ کے سامنے آ چکی ہے. عدیل رضا, ایاز گروپ تمہاری کمپنی کو سڑک پر لا کھڑا کرے گا. اب دفع ہو جائے یہاں سے, اس سے پہلے کہ میں سیکیورٹی بلا کر تمہیں دھکے مار کر باہر نکلوا دوں. عدیل اپنی جگہ ساکت کھڑا رہا. گالوں پر تھپڑ کی جلن تھی اور دماغ میں علیزے کا وہ روپ گھوم رہا تھا جسے وہ مڈل کلاس اور کمزور سمجھتا رہا تھا, مگر آج اسی علیزے نے عدیل شاہ کو ایک ہی وار میں مٹی میں ملا دیا تھا. عدیل جب گھر واپس پہنچا تو اس کا سارا تکبر اور ایاز گروپ کا داماد بننے کا خواب مٹی میں مل چکا تھا. وہ لاؤنج میں داخل ہوا تو علیزے کو اپنا بیگ سمیٹتے ہوئے پایا. عدیل نے اپنا ایک پل گنوائے بغیر علیزہ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے اور روتے ہوئے بولا, علیزے مجھے معاف کر دو. وہ سمرا ہی مکار ہے. اس نے مجھے جائیداد کے جھوٹے خواب دکھا کر تمہارے خلاف بہکایا تھا. میں اندھا ہو گیا تھا. پلیز مجھے ایک موقع دے دو. علیزہ نے جھٹکے سے اپنے باؤں اس کی گرفت سے چھڑوائے اور اسے دور دھتکار دیا. بس عدیل رضا, پہلے میں تمہاری ہر بدتمیزی اس لیے سہتی تھی کیونکہ میں بے سہارا تھی اور بھابھیوں کے تانوں کی وجہ سے مجبور تھی, لیکن اب میں ایک پل بھی تم جیسے لالچی انسان کے ساتھ نہیں رہوں گی. علیزہ نے اپنا بیگ اٹھایا اور عزم سے بولی, میں نے سمرا کو تمہاری حقیقت اور اپنی مجبوری بتائی تو اس نے مجھے اپنے ہاں ایک بہت بڑی نوکری دے دی ہے. وہ مجھے کام سکھائے گی کیونکہ اسے میرے خلوص پر یقین ہے. میں تم جیسے دھوکے باز نہیں ہوں کہ اپنی محنت سے اس کے کاروبار کو فائدہ پہنچاؤں گی. عدیل گڑ گڑا کر معافی مانگ کرا مگر علیزہ اپنے روشن مستقبل کی خاطر اس کا گھر چھوڑ کر چلی گئی. گاڑی کا دروازہ بند ہوا تو عدیل کے خالی لاؤنج میں ایک ہولناک ماتم پھیل گیا. عدیل کی بربادی نے ثابت کر دیا تھا کہ عورت کبھی دوسری عورت کی فطری دشمن نہیں ہوتی, بلکہ وہ تو مرد کے رویوں اور سماج کے بوجھ تلے کسی وجہ سے دشمن بنتی ہے. بالکل جیسے ایک ساس اپنی بہو کی دشمن سے ایک بیٹے کی محبت بانٹنے کے خوف سے بنتی ہے. ایک نند بھابھی کے سامنے سے بھائی کے مان کی خاطر کھڑی ہوتی ہے اور ایک سوکن دوسری سوکن کی دشمن صرف مرد کی بے وفائی کی وجہ سے بنتی ہے.
لیکن جہاں مرد کا لالچ حد سے زیادہ بڑھ جائے وہاں سمرا اور علیزے جیسی عورتیں ایک ہو کر اس کا غرور پاش پاش کر دیتی ہیں، اور یہی عدیل کا آخری انجام تھا۔